बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। दो साइंटिस्ट ने जो है वो इसको बहुत सारे इन्होंने रिवर्सिबल रिएक्शन को स्टडी किया और रिवर्सिबल रिएक्शन को स्टडी करने के बाद एक फ़ाइनल जो है वो स्टेटमेंट, एक लॉ जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जिसको हम लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये CM गुलबर्ट और P वेग ने जो है वो 1869 में इस लॉ को इंट्रोड्यूस करवाया और ये लॉ सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे रिवर्सिबल रिएक्शन की स्टडी की थी, तो लिहाजा ये जो लॉ है ये उन्होंने रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए प्रेजेंट किया। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट पे गौर करेंगे कि इसकी स्टेटमेंट जो है वो आखिर क्या कहती है, यानी कि किस तरीके से स्टेटमेंट के ज़रिए इन्होंने लॉ ऑफ मास एक्शन को डिफाइन किया। बेसिकली जब भी कोई रिएक्शन हो रहा होता है तो उसमें कुछ अमाउंट जो होती है रिएक्टेंट की वो प्रोडक्ट में चेंज हो रही होती है। ठीक है, तो जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन रेज टू द पावर इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स एंड द पार्टिकुलर सब्सटेंस अपीयर इन स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट। कि बेसिकली जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है किसी का वो प्रोडक्ट के इक्वल होता है मोलर कंसंट्रेशन के, जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी मोलर कंसंट्रेशन के, या जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी मोलर कंसंट्रेशन से। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इनकी मोलर कंसंट्रेशन और रेज टू द पावर ऑफ टाइम, ये बात आगे हम एग्जाम्पल में इसको जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह पता चला कि जब हम कोई भी किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्टडी कर रहे होते हैं तो हमें सबसे पहले उसका रेट मालूम करना पड़ता है। ठीक है, तो जब हम एक रिएक्शन की स्टडी करते हैं तो उसका रेट मालूम करने के लिए, रिवर्सिबल रिएक्शन की अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसका रेट मालूम करने के लिए हम लॉ ऑफ मास एक्शन की जो स्टेटमेंट है उसमें ये करेंगे कि जो रिएक्शन में के अंदर जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, यानी कि जो रिएक्टेंट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं, उनकी मोलर कंसंट्रेशन हमने कैसे जो है वो जो है ना उनका प्रोडक्ट हमने कैसे लेना है। तो इस चीज़ के लिए आप एग्जांपल समझें कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास एक रिएक्शन है। ठीक है, और ए और बी जो है ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये रिएक्टेंट रिएक्ट करके सी और डी में चेंज हो रहे हैं, लेकिन ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जो दो साइड पे होता है, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ भी जाता है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ भी जाता है। तो जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन उसको हम KF से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब C और D आपस में रिएक्शन करके वापस A और B में चेंज होंगे तो उसको हम बैकवर्ड रिएक्शन कहेंगे, तो उस रेट को हम जो है वो किससे रिप्रेजेंट कर लेंगे, KB से। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये जो हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा है कि प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन, तो ये प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, और इस साइन को हमने जब हटाया तो इसकी जगह पे हमने जो रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन था वो हमने KF इंट्रोड्यूस करवाया। इसी तरीके से C और D जब आपस में कंबाइन होंगे तो A और B दोबारा बनेगा। ठीक है, तो अब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ C एंड D। इस साइन को हटाया, यहाँ पे हमने KB लगा दिया। अब इक्विलिब्रियम स्टेज में क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गया तो इसका मतलब है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल है, KF इंटू प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो KB इंटू प्रोडक्ट ऑफ C एंड D। ये दोनों हमने इक्वलाइज किया। अब A और B इधर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको जब इस साइड पे लेकर जाएंगे, क्रॉस करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएंगे और KB जो है वो इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब ये KF और KB जो है हमने एक अनदर कांस्टेंट KC रख लिया, जो कि हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जो कि हमने शुरू में पढ़ा था कि फ़र्ज़ करें हमने एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की स्टडी करनी है। बेसिकली ये जो KC है ये दो रेट कांस्टेंट का जो है ना ये एक रेशो है, यानी कि रेशो ऑफ फॉरवर्ड टू बैकवर्ड रिएक्शन की जो रेशो है KC, KF और KB, इनकी रेशो जो है वो KC के इक्वल होती है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो बेसिकली, अब हमने यहाँ पे एक उसकी जनरल स्टेटमेंट पढ़ी और उसके साथ हमने एक एग्जांपल के तौर पे प्रोडक्ट को जो है वो हमने स्टडी किया। अब दूसरी जो बात है, कहता है कि यहाँ ये इस एग्जांपल से हमने अभी इतना क्लियर किया है कि प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। अभी ये बात रहती है रेज टू द पावर इक्वल टू द नंबर ऑफ टाइम्स। अब जो नंबर ऑफ टाइम्स है बेसिकली ये रिएक्शन कॉफिशिएंट है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं जो हम स्टार्ट में किसी भी रिएक्शन के लिखते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए फ़र्ज़ करें हमारे पास एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें कॉफिशिएंट हो कि ये जो ए है और बी ये दोनों रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है। अब हमने अभी KC का एक्सप्रेशन जो यहाँ पे ड्राइव किया है
कि के सी इज इक्वल टू सी प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट होता है, ठीक है। और ये जो ब्रैकेट होती है मोल पर डेसीमीटर क्यूब को जो है वो रिप्रेजेंट करती है। तो ये प्रोडक्ट जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट का जो है ना वो हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट का प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे हमारे पास किसी किस्म के कॉफिशिएंट नहीं थे। अब अगर हमारे पास रिएक्शन कॉफिशिएंट आ जाते हैं तो ये जो है ये चीज़ इनकी पावर में चली जाएगी, यानी कि ए इसकी पावर में आ जाएगा, बी जो है वो इसकी पावर में, सी इसकी पावर में और डी की पावर में आ जाएगा। तो ये चीज़ जो है ये यहाँ पे रिप्रेजेंट हुई है कि यही जो चीज़ है कि रेज टू द पावर इक्वलेंट टू नंबर ऑफ टाइम्स, ये जो है हमारे पास ये लॉ ऑफ मास एक्शन की एक मुकम्मल स्टेटमेंट होगी। अब प्रोडक्ट ऑफ equilibrium concentration of the product divided by product of equilibrium concentration of the reactant and each concentration term is raised to the power equal to the coefficient of substance in balanced equation। कि ये जो हमारे पास केसी का यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आया है बेसिकली ये क्या चीज़ ज़ाहिर कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ equilibrium concentration of product divided by product of equilibrium concentration of reactant raised to the power, ये जो पावर है इक्वल टू दी कोफिशिएंट। तो इस चीज़ को हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। अब लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन जो नॉन आइडियल है तो किस तरीके से हम लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम को उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब जो केसी है बेसिकली ये आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं और नॉट एप्लीकेबल टू नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मतलब केसी का जो एक्सप्रेशन है, जो केसी है, ये सिर्फ और सिर्फ हम जो है वो आइडियल सॉल्यूशन के लिए अप्लाई करते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए इसको अप्लाई करते ही नहीं है। तो केमिकल रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है बेसिकली इफेक्टिव कंसंट्रेशन, तो नॉट एक्चुअल। मतलब जो हमने फर्ज करें 10 ग्राम किसी भी रिएक्टेंट के ले लिए, अब जो केसी है वो इन पे डिपेंड नहीं करता कि 10 ग्राम पे, नहीं, उस 10 ग्राम में से जितने रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाया उस पे जो है वो केसी डिपेंड करता है, और कितने प्रोडक्ट ने दोबारा से रिएक्टेंट बनाया उस पे जो है वो केसी डिपेंड है। ये एक्चुअल अमाउंट जो हम एक्सपेरिमेंटेशन के लिए लेते हैं उस पर डिपेंड है नहीं करती। फिर जो नो मोलर कंसंट्रेशन, ये किसी किस्म की मोलर कंसंट्रेशन नहीं है, ये उनका एक्टिव मास है कि कितना मास जो है वो। अब एक्टिविटीज़ के ऊपर ये जो है ना टोटली डिपेंड करती है। तो एक्टिविटीज़ जो है बेसिकली हमें क्या देती हैं, एग्जैक्ट कैलकुलेशन देती हैं। तो हम एक्टिविटी का एक्सप्रेशन जो है वो के सी का जो पीछे है उसको सिर्फ और सिर्फ ए से रिप्लेस कर देंगे। तो के ए इज इक्वल टू ए सी सी ए डी डी ओवर ए और ए जो है बी। ये एक्टिविटी का जो है वो हमारे पास जब सोल्यूशन नॉन आइडियल हो तो जो एक्टिविटी उनमें हो रही होगी सिर्फ और सिर्फ उस पे जो है ये के ए जो है वो हम फिर अप्लाई करेंगे, के सी हम अप्लाई नहीं कर सकते। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर, अगर आपने पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है तो गैसेज फॉर्म रिएक्शन के लिए ये होगी। ये बात जो हमने पीछे भी बात पढ़ी है वो जो है वो किसके लिए थी, वो लिक्विड के लिए थी। ये गैसेस टर्म के लिए यूज होगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो गैसेस फॉर्म जो है वो रिएक्शन होंगे। अब पार्शियल प्रेशर जो है बेसिकली केपी से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो सारी टर्म जो हमने पीछे एक्टिविटी के लिए ए से रिप्लेस की थी यहाँ पे हम पी से रिप्लेस कर देंगे, बाकी एक्टिविटीज़ की वैसे सेम एज इट इज़ रहेगी। तो अब रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, अब हमारे पास अब फर्ज करते हैं हम कंसीडर एक रिएक्शन जो है वो हमने जर्नल जो है वो सपोज किया हुआ जिसमें कोफिशिएंट भी है। तो अब इसमें केपी जो है वो बेसिकली कंसंट्रेशन इन पार्शियल प्रेशर, इसका एक्सप्रेशन ये हमारे पास आता है, ठीक है बिल्कुल सेम जो है ना वो हमने जैसे केसी का पीछे ड्राइव किया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जब दोनों बराबर हो जाते हैं इक्विलिब्रियम में तो उस वक्त इसी तरीके से जो है वो पार्शियल प्रेशर पे उस सी को हमने यहाँ पे पी से रिप्रेजेंट कर दिया। अब के सी कंसनट्रेशन इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब हो तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर के एक्स लेंगे तो मोल फ्रैक्शन के लिए जो है ना वो हमने अब एक्स से रिप्लेस कर देना है, और इसी तरीके से के एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के लिए हम इस तरीके से एक्सप्रेशन को जो है वो लिख देंगे। अब जो नेक्स्ट हमने पढ़ने हैं वो इनके रिलेशनशिप पढ़ने हैं, रिलेशनशिप बिटवीन के पी एंड के सी, और डिफरेंट जो हमारे पास ये कांस्टेंट हमने ऊपर अभी पढ़े हैं इनके दरमियान क्या क्या रिलेशनशिप है। तो ये जो चीज़ है हम अगले लेक्चर में यहाँ से आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफा फरमाए। तो इसके अगले लेक्चर में ही जो है वो रिलेशनशिप, यही टॉपिक इसी तरीके से लिखा होगा कि लॉ ऑफ मास एक्शन, आगे जो है वो लिखा होगा रिलेशनशिप बिटवीन के पी एंड के सी। तो ज़रूर देखिएगा, वो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूँगा।